नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में मैं आज लेके आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पहली क्लास में मैंने 200 सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए थे जो याद करने में दिक्कत होते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करोगे तो तकरीबन 25 से 30% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे पूछे जाते हैं जो बेस्ड ऑन द रूट वर्ड्स होते हैं। तो इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना आसान होता है अगर आप उनको रूट वर्ड से याद करो। तो आज मैं 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स और हर रूट वर्ड्स पे बनने वाले 12-15 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करने वाला हूँ। अगर आप जो है इस सीरीज में मिड में ज्वाइन कर ली हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वोकैब वाली क्लास तो किसी भी सेक्शन से देख सकते हैं, किसी भी वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरीज को शुरू से सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके आने वाले जो है सीजीएल एग्जाम, सीपीओ एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, स्टेनो एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम लगे हुए आने वाले समय में, सब एग्जाम की बेहतर तैयारी हो जाएगी। मैं कुछ बच्चों को थोड़ा और सलाह देना चाहूँगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तब तो ये वीडियो आप देखो, अगर याद करने में उतना दिक्कत नहीं होता है तो इस वीडियो को अपलोड करने के जस्ट 15 मिनट बाद जो है मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो वो पीडीएफ से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ रूट बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तो ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। उसमें एक दो ही ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, वो इसके पहले वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो मैं अगर आज की क्लास में और डिटेल में चलूँ उसके पहले मैं आज की क्लास की पीडीएफ आपको दिखाना चाहूँगा। 20 से ज़्यादा रूट वर्ड्स मैंने आज कवर किया है और ये पीडीएफ मैं इस क्लास के बाद आप सब लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। ये सारा का सारा आप डाउनलोड करके सीधे याद कर सकते थे। 20 से ज़्यादा वन वर्ड है, उसके बाद इन पे बेस जितने भी वन बाई वन करके मैंने पिक किया है और इनको बहुत अच्छे से मैंने बहुत मेहनत करके मैंने और मेरी टीम ने इसको बनाया है। बहुत मेहनत किया है, मैंने सारे वर्ड्स को खुद ही छाटा है ताकि रेलिवेंसी में एकदम मैं परफेक्ट रहूँ। मतलब ज़्यादा ऐसा ना हो कि मैं रूट वर्ड बेस्ड ऐसे वोकैब भी कवर कर दूँ, ऐसे वन वर्ड भी कवर कर दूँ जो आपके एसएससी के एग्जाम के बियॉन्ड हो जाए। तो मैंने इन सब बातों का खास करके ध्यान रखा है। ये काफ़ी लंबी जो है पीडीएफ है, 28-30 पेज की पीडीएफ है। ये सारे के सारे वन वर्ड है। मैंने हिंट भी दिया हुआ है कि एसएससी सीजीएल में कितनी बार कवर हुआ है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है वो आज की क्लास मेरे साथ कंटिन्यू करें। इसमें से मैं तकरीबन 8 या 10 रूट वर्ड कवर करूंगा, बाकी 8 या 10 रूट वर्ड्स आप खुद से कवर कर लीजिएगा क्योंकि पूरी क्लास अगर पढ़ाऊंगा तो 3 घंटे 3.5 घंटे लगेगा। मैं आपको 10-12 रूट वर्ड्स पे बेस जो है 100-125 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करूंगा। बाकी आप पीडीएफ से रीड करके अपना जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संकल्प बैच की सीरीज की। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की। ये संकल्प बैच हमारा चल रहा है, 12 जून से स्टार्ट हुआ था और 31 जुलाई तक चल रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हो। अगर आप पीछे भी रह गए हो तो कोई बात नहीं है, मेरी पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आती है, दोपहर के 3 बजे अपलोड करता हूँ। तो आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। इसकी अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो 3 बजे क्लास आती है और अगर मैं बात करूँ 3:15 में पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो आप सारे लोगों को पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। जो मेंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने मेरा मेंस का बैच उज्ज्वल 135 ज्वाइन किया है उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे सीधे क्लास के पहले ही पीडीएफ सारा अपलोड कर देता हूं। अगर मैं संकल्प बैच के आगे की बात करूं, संकल्प बैच कहां तक पहुंचा हुआ है, तो नाउन हमने कवर कर लिया है। हमने नाउन के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने प्रोनाउन भी कवर किया है, हमने एडजेक्टिव भी कवर कर लिया, हमने आर्टिकल भी कवर कर लिया है। तो ये वाला सेक्शन है मैंने कवर कर लिया है। तकरीबन 16 क्लासेज जो है अभी और है जो डिलीवर करनी है मुझे ग्रामर के सेक्शन में, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आज मैं कैलकुलेट कर रहा था। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में तो कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में मैंने पैराजम्बल की 2 क्लासेस ले ली है। प्री से पहले वो 2 क्लास कर लोगे तो उसी से आपका पैराजम्बल टूट जाएगा। 1-2 क्लासेस और लूंगा प्रैक्टिस के लिए जो है। पैसेज और क्लोज टेस्ट है जिनकी क्लासेस मैं लूंगा अभी। क्लोज टेस्ट की पैसेज आता नहीं, ज़्यादातर आपका क्लोज टेस्ट आता है। 2-3 क्लासेस मैं क्लोज टेस्ट की भी लूंगा, तो लगभग उसका भी 30% के आसपास सेक्शन कवर हो गया है। वो कैब अभी मैं धीरे धीरे साथ में कवर कर रहा हूँ। तो वो कैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास ले रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ 10 एक क्लासेस वो कैब की और लूंगा, जिससे मैं आपकी पूरी तरीके से वो कैब प्रिपेयर करा दूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास है, एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं कवर करूंगा वो सारे के सारे नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं। तो ये 3 क्लासेस मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। इस सीरीज को अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप चाहते हो 40 नंबर से ज़्यादा स्कोर करना एग्जाम में तो ये सीरीज अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है। जो भी समय इस सीरीज के बाद बचेगा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास समय अगर बच रहा है बीच बीच में तो सैम्पल मॉक्स में करा दूँ। सैंपल मॉक कराने के लिए एक काम और कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो जाती है, फिर जब नोटिफिकेशन नहीं जाता आप सब लोग उसको देखते नहीं हो तो टीचर जब मेहनत करता है ना उसको बड़ा बुरा फील होता है। तो मेरा एक पर्सनल चैनल है उज्ज्वल सर अनफिल्टर्ड के नाम से, आप उसे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लो। मैं उस पर सैंपल मॉक कराने का प्लान कर रहा हूँ लाइव, वो भी सैंपल मॉक वो भी लाइव कराने का प्लान कर रहा हूँ। वो उज्ज्वल सर अनफिल्टर पे कराऊंगा, ठीक है ना, ये लाइव होगा।
सैंपल मॉक। जब हम थ्योरी का सेक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन के साथ रूबरू होना चाहिए। बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने मेंस बैच ज्वाइन किया है वो बता रहे हैं कि सर पढ़ लेने के बाद भी स्कोर नहीं बन रहे हैं, तो एक बार मैं आपको सैंपल मॉक्स कराता हूँ कि मॉक में कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ जो नंगी आंखों से है ना वो क्वेश्चंस ग्रामर के दिखते नहीं है, वो कैप सही से दिखते नहीं, कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो सैंपल मॉक कई बार जो है बहुत कारगर होते हैं एनालिसिस के माध्यम से। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर प्रीवियस ईयर का सैंपल मॉक कराऊँ, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कराऊँ, तो उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन जो होगा, जो मॉक टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो, सैंपल मॉक क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर थोड़ा डिफिकल्ट सैंपल मॉक टेस्ट रखूंगा तो उससे आपको पहचानना मैं सिखा सकता हूँ। तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ, अभी मैं कमिट नहीं करूंगा, मैं जुलाई के महीने में सैंपल मॉक का प्लान करूंगा। 10-12 सैंपल मॉक जो है अपने सीरीज खत्म होने से पहले प्लान कर रहा हूँ कि मैं डिलीवर कर दूँ। तो जब जब बीच में टाइम मुझे मिलेगा मैं उस टाइम दौरान जो है वो आपको क्लासेस दूंगा, क्योंकि इन क्लासेस को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आपके लिए 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, पर मेरे लिए वो तकरीबन 10 घंटे की क्लास होती है। मुझे सिर्फ बेसिक से बैच नहीं पढ़ाना कि मैंने नाउन स्टार्ट किया, नाउन शुरू किया और नाउन खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कंटेंट छांटना पड़ रहा है, कंटेंट छांटने में, उसे फिल्टर करने में बहुत समय लग रहा है। और अगर इस सीरीज को आप देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलो, अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। और जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानना, जो ऑलरेडी पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, तो वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर ले, रिकॉर्डेड मोड में है। देखो मेरे 2 बैच है, एक उज्ज्वल निर्माण बैच है, ये आपकी 2026 और 2027 या सीजीएल को छोड़ के, सीजीएल प्री को छोड़ के आगे वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको बहुत मदद करेगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ इस सिलेबस को पूरा कर दूंगा। 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो फीस है अभी आज की डेट पे करंटली 899 रुपये होगी। 1 जुलाई जब स्टार्ट हो जाएगी तो 1299 रुपये की फीस रहेगी। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो है एक लिंक दिया होगा, जिस लिंक को क्लिक करके आप जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे अभी ये बैच प्रिपेयर नहीं हुआ है, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो 30 जून के आसपास जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा ऐप पे। और अगर मैं बात करूँ स्पेशल मेंस बैच की, तो जो बच्चे मेरे साथ संकल्प बैच में प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने मेंस बैच अनाउंस कर दिया अभी से। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस रहने वाला है ये। और ये जो है इसकी जो फीस है 200 रुपये फीस है 30 जून तक। ये मैं पहले ही उन बच्चों को कह दे रहा हूँ कि मेंस में जाके आप मुझे ज़्यादा फीस मत पे करो, अभी से आप मुझे ज्वाइन कर लो। आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप जो है प्री क्लियर कर लोगे। और इस सीरीज के बाद वैसे भी आपको यही वाले बैच की जरूरत होती है, इसके बाद और बेसिक बैच की जरूरत नहीं होती। तो आप इसे अभी ज्वाइन कर लो। 1 जुलाई से 499 रुपये रहेगा और ये टिल एग्जाम था, और एग्जाम के बाद 1499 रुपये का मेंस बैच के लिए। जब फाइनली एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब मैं स्टार्ट करूंगा मेंस का बैच, तो 1499 रुपये की गुरु दक्षिणा चार्ज करूंगा। प्री के लिए मैं पूरी तरीके से फ्री पढ़ा रहा हूँ। प्री में मैं किसी भी तरीके का फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ और आपको मेरा कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। प्री मैं अपने संकल्प बैच के माध्यम से पूरी मेहनत करके आपको जो है 40 के ऊपर नंबर करा दूंगा, अगर आप एक एक क्लास सही से देख के जाते हो, एक एक क्वेश्चन सही से सॉल्व करके जाते हो तो। चलो आज की क्लास की बात कर, अगर हम मैं बात करें तो ये कुछ रूट वर्ड्स है। ये रूट वर्ड्स आप पढ़ेगिएगा जो है पीडीएफ से। जैसे फिल का मतलब लव होता है, मिस का मतलब हेट होता है, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, ग्राफ या ग्राम का मतलब राइट होता है, लिखना होता है, मनिया का मतलब मैडनेस या सनक होता है, फोबिया का मतलब फियर या डर होता है। ये सब ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो आप सीधे सीधे याद कर सकते हो और इनसे रिलेटेड है। मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें। डिक्ट का मतलब होता है से, कहना या स्पीक। जब स्पीक की बात करें या से की बात करें तो डिक्ट रूट वर्ड वहाँ पे आता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। बेनी का मतलब अच्छी बात होती है। मैल का मतलब बैड होता है। मोनो का मतलब वन होता है। क्रोन का मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। एक्वा का मतलब वाटर होता है। क्रेड, क्रेड जो आता है, जैसे क्रेडिबल शब्द है तो क्रेड जो है विश्वास के लिए, भरोसे के लिए आता है। पेड जो शब्द आता है, ठीक है ना, जैसे पेडल होता है, पेडेस्ट्रियन होता है, तो ये फूड के लिए आता है। सरकम राउंड के लिए आता है। गोले के लिए आता है। तो ये सारे के सारे रूट वर्ड्स हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ। ये सारे के सारे रूट वर्ड्स हैं जिन पे बेस्ड मैंने पूरी अपनी पीडीएफ बनाई हुई है, जिस पे बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं आज कुछ कवर करूंगा, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूट वर्ड फिल की बात करें तो जब हम फिल, कहीं भी आप किसी शब्द के अंदर फिल देखो, PHIL, ये एक रूट वर्ड है। और अगर इसकी बात करें जो है तो इसका मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बच्चा लव होता है या अट्रैक्शन होता है। ये प्यार से संबंधित होता है। ये क्या होता है? प्यार से संबंधित होता है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे एक शब्द है फिलेंथ्रोपिस्ट, तो जो फिल शब्द है बिल्कुल स्टार्ट में है, तो फिल का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन या प्यार। इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन या प्यार। जो एंथ्रोप शब्द होता है, एंथ्रोप, इसका मतलब होता है मानव। इसका मतलब ह्यूमन या मानव होता है। तो आप प्यार किससे कर रहे हो? एंथ्रोप से, मतलब मानव से कर रहे हो। और IST जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन को। IST जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है पर्सन को। क्या करता है? पर्सन को। तो जब हम बात करते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब है मानव प्रेमी। जो मानव से प्रेम करता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको परोपकारी भी बोलते हैं।
परोपकारी मतलब जो दूसरों का उपकार करे। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो मानव से प्रेम करते हैं या दूसरे लोगों से प्यार करते हैं या दूसरों का परोपकार करते हैं। तो फिल का मतलब फिर से अगर मैं बताऊं, फिल का मतलब प्यार, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब मानव, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो वैसा आदमी जो दूसरे आदमियों से प्यार करे, दूसरों का परोपकार करे, उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये आपके एग्जाम में तकरीबन 10 बार आ चुका है, 10 बार से ज्यादा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिब्लियोफाइल, अगर हम बिब्लियोफाइल की बात कर रहे हैं तो फिल शब्द यहां पे आता है, और बिब्लियो जो शब्द होता है ये होता है किताब के लिए, बिब्लियो जो शब्द होता है वो किताब के लिए। तो किताब का जो प्रेमी होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फिल बीच में आया, स्टार्ट में नहीं आया, तो ध्यान रखिए फिल शब्द है, इसका मतलब है यहाँ पे हम प्रेम की बात करेंगे। किसके प्रेम की बात करेंगे? बिब्लियो के प्रेम की बात करेंगे। तो पुस्तकों का जो कलेक्शन करता है उसको भी बिब्लियोफाइल बोलते हैं, पुस्तक का जो प्रेमी होता है उसको भी बिब्लियोफाइल बोलते हैं। तो फाइल का मतलब प्यार, बिब्लियो मतलब बुक। बिब्लियो किसके लिए होता है? बुक के लिए होता है, ध्यान रखिए। ये पुस्तक से संबंधित है, इसका मतलब होता है पुस्तक। तो बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। फिर उसके बाद होता है फिलोसफर। तो फिल का मतलब प्यार। अब आगे सोफर का मतलब समझ में नहीं आएगा, इसको याद करना होगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि फिल शब्द है, इससे ये समझ में आएगा कि फिलोसफर किसी ना किसी चीज से प्यार होगा। ये वैसे लोग होते हैं जिनको हम दार्शनिक बोलते हैं। क्या होते हैं? दार्शनिक होते हैं। तो ए लवर, एक प्यार करने वाला है, लवर ऑफ विजडम, किसका? विजडम का और नॉलेज का, ठीक है ना। ए डीप थिंकर, जो बहुत ज्यादा सोचता हो। तो दार्शनिक का मतलब जो दूर देख पाए, जो गहरा सोचे, उसको क्या बोलते हैं? फिलोसफर। तो ए लवर ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज नोन एज फिलोसफर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं आपके लिए टिक कर देता हूं आपको पढ़ाते वक्त ही। तो जब भी आप वोकैब प्रिपरेशन करते हैं तो एक्चुअली परेशानी क्या होती है कि आपको वोकैब प्रिपरेशन का सही तरीका नहीं पता है। अब सही तरीका तो यही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आता है, बच्चा लोग ये समझ में नहीं आता, मेरे छोटे भाई लोग ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो अगर बात करें फिलोसफर की, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? इसको यूं करना पड़ेगा, यूं अपनी कॉपी अपने नोटबुक में यूं करना पड़ेगा, और फिर इस पीडीएफ से इसको निकाल के आपके पास एक नोटबुक होगा, हमेशा रखो, वन वर्ड का एक छोटा सा नोटबुक रखो जिसमें डिफिकल्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखा हुआ होना चाहिए। तो आप इसको यहां से निकालो, उसमें लिख लो, फिर आप इसको हिंदी में लिखो। फिलोसफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। कॉपी और पेन से एक बार 2 बार अपने कॉपी में लिख लो, फिर एक बार पढ़ लो, लवर ऑफ विजडम एंड नॉलेज, ए डीप थिंकर। जो डीप थिंकर होता है वो दार्शनिक होता है, जो विजडम और नॉलेज का लवर होता है वो फिलोसफर होता है, जो दार्शनिक होता है वो फिलोसफर होता है। और 1-2 बार पेन उठाओ और कॉपी में ऐसे फटाफट फटाफट लिख दो, और इसके बाद इसको यहां से निकाल के अपने पास अलग से रख लो। जब इसको निकाल के अपने पास अलग से रख लोगे और उसको अलग से रिवाइज करोगे तो आपका ध्यान इस पे जाएगा। जब ध्यान इस पे जाएगा तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वो कैब इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जो ज्यादा मुश्किल शब्द होते हैं उनके लिए यही सबसे सही तरीका होता है। 1-2 बार लिखो, 1-2 बार उसको समझो, लेकिन ध्यान रखो टहल टहल के रट्टा नहीं मारोगे। टहल टहल के रट्टा मारने में दिक्कत क्या होता है? सर दर्द होने लगता है। तो सर मत दुखाओ, अपना तरीके सीखो कि आपको याद कैसे करना है। बार बार लिखने से, बार बार पढ़ के समझने से, और ये रिपीटेटिव मोड में जब आप करते रहते हो और इसके नोट्स अलग से बनाना चालू करते हो, तो आपको ये पता रहता है कि आपको फोकस होना होता है। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके सामने जो है आपने कुर्सी मेज लगा रखा है, तो वॉल पे चिपका लो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, ताकि उसे बार बार देख पाओ। जब बार बार देख पाओगे तो आपको याद रह जाएगा। ये हर चीज में आपको करना होता है। इसके बाद बात होती है एंग्लोफाइल। जो एंग्लो शब्द होता है ये अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अंग्रेजों या अंग्रेजी संस्कृति का जो प्रेमी होता है उसको एंग्लोफाइल बोलते हैं। पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपुल, कल्चर और लैंग्वेज। ऐसे वो सारे एंग्लो शब्द से समझ में आता है ना, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। एंग्लो मतलब अंग्रेज, एंग्लो मतलब अंग्रेज। तो अंग्रेज की बात करें, अंग्रेजी भाषा की बात करें, अंग्रेजी कल्चर की बात करें, तो ऐसे लोग जो अंग्रेजों से, अंग्रेजी की कल्चर से, अंग्रेजी भाषा से प्यार करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंग्लोफाइल बोलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जो फिल शब्द है इसका क्या मतलब है? इस फिल शब्द का मतलब हो गया प्यार। अब किससे प्यार करना है? एंग्लो से प्यार करना है। एंग्लो का मतलब अंग्रेज, अंग्रेजी संस्कृति हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, अंग्रेजी कल्चर हो गई, अंग्रेजी कुछ भी हो गई, तो एंग्लोफाइल होता है। तो अब ये आसानी से याद हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं टेक्नोफाइल बोली तो फाइल का मतलब प्यार, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी। तो तकनीकी से प्रेम, ठीक है ना, या टेक्नोलॉजी से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं? टेक्नोफाइल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर बात करी सिनेफाइल, सिनेमा का सिन सब याद रहेगा, सिनेमा बोलते हैं तो उससे सिने याद रहेगा। तो सिने का मतलब सिनेमा, सिने का मतलब सिनेमा, फाइल का मतलब प्यार। तो जिसको सिनेमा से प्यार हो, ठीक है ना, ए पर्सन हु हैज पैशनेट इंटरेस्ट इन सिनेमा और मूवीज, जिसको सिनेमा से, मूवी से प्यार हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोफाइल बोलते हैं। तो ये भी शब्द आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद बात करें जूफाइल।
जू हमें एनिमल की याद दिलाता है, तो जो आदमी पशु से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, जूफाइल बोलते हैं। इसी तरीके से ऑडियोफाइल, ऑडियो जिसको साउंड, जिसको अच्छी ध्वनि से प्यार होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियोफाइल बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रैंकोफाइल। जैसे एंग्लो होता है वो अंग्रेज, अंग्रेज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे जो फ्रैंको शब्द होता है वो फ्रेंच को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे अगर फ्रैंकोफाइल बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेंच संस्कृति का प्रेमी, एंग्लो बोलेंगे तो अंग्रेज संस्कृति का प्रेमी। अब ये सारे शब्द जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्रोफाइल। नेक्रोफाइल का जो होता है, जो नेक्रो शब्द होता है इसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक है ना, और तब कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, मतलब आप रॉन्ग तरीके से इसको बात बोलते हो, ये मतलब कहने का मतलब है निगेटिव वर्ड है जब आप नेक्रोफाइल की बात करते हो। तो प्यार तो है लेकिन नेक्रो है, नेक्रो भी अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है और फाइल मतलब प्यार है। तो किसी निगेटिव चीज से प्यार की हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि कुछ लोग होते हैं मृत शरीर से विकृत आकर्षण रखने वाले। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होगी, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी देखी होगी, स्पेशली साउथ इंडियन पिक्चर देख लो तो उसमें कई कई बार ऐसा दिखाई देता है, या कई बार आप अखबारों में सुनते रहते हो ऐसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपने देखा है कि कोई महिला, कोई लड़की जो है डेथ हो गई है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस शव के साथ भी रेप कर रहे हैं। तो सेक्सुअल डिजायर अगर डेड बॉडी से अगर किसी को हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोफाइल। तो क्या हो गया, मृत शरीर से विकृत आकर्षण रखने वाला, ए पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू कॉप्सी। तो अगर कोई मृत बॉडी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहा है, उससे अट्रैक्शन रख रहा है, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोफाइल। कई सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि भैया इस दुनिया जहान में ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा आदमी है। देखो ये वो लोग होते हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक होते हैं बहुत सक्षम, एक होते हैं फैमिली से बहुत अफ्लुएंट होते हैं, फिर मीडियम, उससे नीचे, और इससे एक वाली प्रजाति होती है जिसमें हम कहते हैं ना कि बहुत ऐसे मजदूर वर्ग आते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके पास उनका जो वातावरण होता है, या भगवान ने उनको इतना सक्षम ही नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं फील करता हूँ, क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैंने समझा है कि ये किस कैटेगरी के लोग आते होंगे, ये वैसे ही लोग आते हैं जो लोग सक्षम बहुत कम हो पाते हैं, या जिनके लव अफेयर्स नहीं हो सकते, जिनको उनका जोड़ी नहीं मिल सकते, जिनकी शादियां नहीं हो सकती हैं, तो उनके पास मजबूरी है, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन नहीं है अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए। तो उनके पास अगर ये ऑप्शन मिलता है कि नहीं मृतक कोई बॉडी है, तो वो उससे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये भगवान का दिया हुआ मतलब एक ऐसा नरक जैसी उनकी जिंदगी है कि मजबूरी में, क्योंकि बॉडी की एक सेक्सुअल डिजायर है, वो डिजायर पूरी करने के लिए वहां तक जाते होंगे। जब तक जो कि मैंने मूवीज वगैरह में भी सीन्स देखे हैं, जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़े, तो ज्यादातर केस ये ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी जो है मतलब इतना घिनौना गंदा भी हो सकता, होता भी है, घिनौना गंदा तो बहुत होता है, रोज न्यूज़पेपर में आप देखते रहते हैं। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि नेक्रोफाइल वो लोग होते हैं जो मृतक जो होती है, जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के लिए सेक्सुअल डिजायर हो जाए जो है। अब इसमें मेल से भी सेक्सुअल डिजायर हो सकता है और फीमेल से भी सेक्सुअल डिजायर हो जाता है। तो वो सेक्सुअल डिजायर अगर मृतक बॉडी के लिए है तो हम क्या बोलते हैं, नेक्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये रूट बेस्ड, अपन ने कितने 10 शब्द कवर किए। इस 10 शब्द में जो याद करने में दिक्कत होगी वो एक ये शब्द दिक्कत होगी। ज्यादा से ज्यादा नेक्रोफाइल याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नेक्रोफाइल याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसको भी क्या काम करता हूं, लेकिन इसकी कहानी एक बार सही से सुन लोगे ये भूलेगा नहीं, क्योंकि मतलब ये कैसा है कि जो दिमाग में छप जाने वाला शब्द है, जैसे ही इसकी मीनिंग सही से समझते हो ना तो ऐसा लगता है यार ये वाला शब्द तो भूल ही नहीं सकते, ये तो छप गया दिमाग में। तो ये 2 शब्द है इस पेज में जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी सारे शब्द एक बार पढ़ोगे समझोगे, इवन तो शायद हो सकता है आपको रिवीजन करने की जरूरत भी ना पड़े और सारा का सारा याद हो जाए। तो जैसे कहते हैं ना कि आपको 1500 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने पड़ते हैं, तो अगर आप रूट बेस्ड अगर याद करोगे तो 400 500 तो आपको रूट बेस्ड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाते हैं। तो इनको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो रूट बेस्ड होते हैं उसमें से 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, बाकी सारे आसान होते हैं। अब चले आगे चले। अब अगर बात करते हैं मिस, कई बार आप देखोगे बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिस मिलेगा। मिस जो रूट होता है इसका मतलब होता है हेट या फिर रॉन्ग से रिलेटेड होता है। मिस का मतलब हेट या फिर रॉन्ग होता है, गलत होता है या फिर नफरत होता है। जैसे हम बोले मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप जब हम एंथ्रोप की बात करते हैं, अभी मैंने बताया एंथ्रोप की अगर हम बात करेंगे तो एंथ्रोप का मतलब हमने अभी क्या बताया, एंथ्रोप जो होता है ये मानव को रिप्रेजेंट करता है, और मिस का मतलब हेट हो गया। तो मिसंथ्रोप का मतलब हो गया मानव दोषी, जो मानव से द्वेष करे, ठीक है ना, जो समाज से नफरत करे, मानव से नफरत करे, उसे क्या बोलते हैं, मिसंथ्रोप। फिर उसके बाद मिसोगाइनिस्ट है। गाइनी जो है स्त्री के लिए होता है, आईएसटी पर्सन के लिए होता है। जो मिसो शब्द होता है वो हेट के लिए होता है। तो जो स्त्रियों से नफरत करे उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, जो मानव से नफरत करे उसे मिसंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है मिसएंड्रेस्ट। अब ध्यान से देखिए, मिसंथ्रोप और मिसएंड्रेस्ट में थोड़ा सा जो है डाउट होगा। क्यों? क्योंकि जो एंड्रो शब्द होता है, जो एंड्रो शब्द होता है इसका मतलब होता है
मेल, इसका मतलब होता है मेल। और जो गाइन शब्द होता है जीवाई गायन, ये जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और एंथ्रो जो शब्द होता है, एंथ्रोप जो शब्द होता है, ये किसको? ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। जब ह्यूमन की बात करेंगे तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। जब गाइन की बात करेंगे तो इसमें फीमेल आएगी, और एंड्रो की बात करेंगे तो इसमें मेल आ जाएगी। तो मिसैंथ्रोप जो होता है वो मानव द्वेषी होता है, मिसोगाइनिस स्त्री द्वेषी होता है, और मिसैंड्रिस्ट जो है पुरुषों से नफरत करने वाला आदमी होता है। ये तीनों याद रहेंगे, तीनों। एंथ्रोप अगर याद रहेगा मानव, गायनी याद रहेगा स्त्री, और एंड्रो जो शब्द है वो याद रहेगा अगर मेल के लिए आता है। तो आपको तीन के तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसानी से याद हो जाएंगे और कभी आपको भूलेगा नहीं। तो अगर रूट वर्ड से ये याद करोगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। अगर रूट वर्ड से इसको याद नहीं करोगे और अगर आप क्वेश्चंस में सॉल्व करते रहोगे तो बहुत मुश्किल होगा इन शब्दों को मेमोराइज करना। इन शब्दों को मेमोराइज करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर उसको बाद बोलते हैं मिसोगामिस। जो गामी शब्द होता है, मिसो का मतलब हेट हो गया, गामी का मतलब मैरिज हो गया, इसका मतलब हो गया शादी। जो गामी शब्द होता है वो शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो मिसोगामिस्ट का मतलब होता है जो शादी से नफरत करे, जो विवाह से नफरत करे। अगला है मिसोनिस्ट। जो NEIST लिखा है ना, मिसो जो हो गया वो तो हेट के लिए आ रहा है, और जो NEI लिखा हुआ है, NEI, तो ये न्यू से NEI बनाया गया हुआ है। मिसोनिमिस्ट ऐसे पढ़ सकते हो। मिसोनिस्ट मतलब हो गया कि जो आदमी नएपन से नफरत करे, ठीक है ना, नवीनता से घृणा करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? मिसोनिस्ट। ये भी आसानी से याद हो जाएगा, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं मिस से रिलेटेड, अगर ये आपने 5 शब्द सीखे तो 5 के 5 शब्द एक बार पढ़ने के बाद ही याद हो जाते हैं। ज्यादा ज्यादा एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने में ये जो है मुश्किल से 30 सेकंड लेगा, मुश्किल से 30 सेकंड लेगा 5 के 5 वन वर्ड्स। इसके बाद बात करें मिसक्रांट। मिस का मतलब दुष्ट, रॉन्ग, और क्रांट हो गया तो ये बदमाश के लिए आता है। अब यहां पे आपको याद करना पड़ेगा, ये कई बार आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है और कई बार ऐसा हुआ है आपके उसमें आया हुआ है, क्या कहते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। मिसक्रांट का मतलब होता है वो आदमी होता है जो रॉन्ग डूइंग करता है, जो खराब या बदमाशी करता है, खराब काम करता है। तो ए पर्सन हु बिहेव्स बैडली और क्रिमिनली, इसको इसके सिनोनिम्स की बात कह सकते हो। तो मिसक्रांट का मतलब विलन हो गया, ए विलन। तो मिसक्रांट दुष्ट, बदमाश, ए पर्सन हु बिहेव बैडली और क्रिमिनली, ए विलन। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द को क्या काम करना है, ऐसे शब्दों को आप यूं स्टार मार्क करो, ठीक है ना, अलग से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना। अब मिस की बात कर रहा है तो यहाँ पे रॉन्ग डूइंग की बात कर रहा है। मिस डीड का मतलब हो गया बुरा कार्य, बुरा बर्ताव। मिसक्रांट का मतलब होता है मिस डीड करने वाले बंदे को मिसक्रांट बोलते हैं। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, को रिलेट करके, मिसडीड करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं? मिसडीड का मतलब होता है बुरा काम, और मिसडीड करने वाले को मिसक्रांट बोलते हैं। मिसफायर का मतलब होता है, कहता है मिसफायर हो गया, मतलब जो आपने प्रयास किया वो विफल हो गया, जो प्रयास किया वो विफल हो गया। तो मिसफायर का मतलब होता है विफल प्रयास। मिस प्रिंट का मतलब होता है कि प्रिंट सही से नहीं होना, मिस हो गया प्रिंट, ठीक है। तो मुद्रण त्रुटि, ये बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हम सब जानते हैं। मिस फायर जानते हैं, मिस प्रिंट जानते हैं। तो ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं। मिसडीड भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है बुरा काम, मिसडीड करने वाला मिसक्रांट। अब मुझे लगता है याद हो गया होगा। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है गलत अर्थ निकालना। तो अब इन पांचों शब्द को अगर ध्यान से देखो तो ये बहुत नॉर्मल शब्द है, जो रोजमर्रे की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी रोजमर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये अक्सर करके सुनते रहते हैं। मिसडीड भी हम जानते हैं, मिसडीड का मतलब होता है बुरा कार्य, और मिसडीड करने वाला क्या होता है? मिसक्रांट होता है। और मैं उम्मीद करता हूं ये 10 के 10 शब्द आसानी से याद हो गए होंगे। तो अब तक हमने कवर किया टोटल 20 शब्द। इसके बाद हम वापस से आ गएंगे एंथ्रोप पे। एंथ्रोप की बात आई तो मानव। तो अभी हमने जो एंथ्रोप से रिलेटेड पढ़ा वो क्या पढ़ा? इसके साथ हमने फिल शब्द पढ़ा, ठीक है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे हमने पढ़ा, तो उसका मतलब हो गया कि मानव से प्यार करने वाला, ठीक है ना। मिसैंथ्रोप जो पढ़ा वो हमने है मानव से द्वेष करने वाला। अब एंथ्रोप से रिलेटेड बहुत सारी और चीजें जो आपको पढ़ना है, जैसे मिसैंथ्रोप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मानव से नफरत कर रहा है क्योंकि मिस लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एंथ्रोप मतलब जो बात कर रहे हैं, ध्यान से रखना, इसका मतलब ह्यूमन या मैन होता है। इससे रिलेटेड कई सारी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 1 बाय 1 कवर करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे हम सबसे पहले बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप का मतलब क्या है? मानव। और लॉजी का मतलब जो होता है, ये भी एक रूट वर्ड है जो अलग से भी कवर करेंगे। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो मानव का अध्ययन करने वाला, या मानव से रिलेटेड सारी जो साइंस है उसका। जब लॉजी की बात करते हैं तो लॉजी एक्चुअली अध्ययन होता है, लेकिन उसमें पूरी साइंस आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है? पूरी साइंस आ जाती है, मतलब डिटेल अध्ययन की बात कर लेते हैं। तो मानव का डिटेल अध्ययन क्या हो जाता है? मानव विज्ञान हो जाता है। और मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो आपको क्या रखना पड़ेगा? लॉजी मतलब अध्ययन, एंथ्रोप मतलब मानव, मतलब मानव का अध्ययन, मानव विज्ञान कहलाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिगिंस देयर ओरिजिन, कल्चर एंड सोसाइटीज, ये क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी बुलाता है, एंथ्रोपोलॉजी बुलाता है, ठीक है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर रखे हैं, मतलब जो मानवता से प्रेम करे, मानव प्रेमी हो, परोपकारी हो, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। मिसैंथ्रोप हो गया, मानवद्वेषी हो गया। एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया, ठीक है ना।
जब एंथ्रोप की बात करते हैं तो मानव सेंट्रिक का मतलब सेंटर में रखने वाला, तो मानव को केंद्र मानने वाले को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हो। अब ये देखो याद भी हो जाएगा, एंथ्रोप मतलब मानव, सेंट्रिक का मतलब है जिसको सेंटर में रखा जाए, ठीक है ना। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, एक मिनट में, एंथ्रोप का मतलब मानव, असेंट्रिक का मतलब सेंटर पे रखना, क्या रखना? बीच में रखना, केंद्र में रखना, मानव केंद्र में रखना, केंद्र में रखना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव को केंद्र में मानने वाला, केंद्र में रखने वाला। बिलीविंग ह्यूमन बींग्स आर द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिटी इन द यूनिवर्स। वो सारे आदमी या वो सारे व्यक्ति जो है वो जो ये मानते हैं कि जो मानव ही जो है मेन यूनिवर्स का सेंटर है, मानव से ही सब कुछ है, मानव ही मेन सेंटर है, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक। मानव को मिड सेंटर में मानने वाला बनते कि मानव से ही सब कुछ का शुरुआत हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड हो सकता है, और जो आपको अलग से हो सकता है कुछ बच्चों को इसको नोट करना पड़े, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको याद रखोगे तो आप अगर इतनी बात याद रखोगे, एंथ्रोप का मतलब मानव, सेंट्रिक का मतलब बीच में, तो आप याद रख सकते हो कि मानव को बीच में रखने वाले जो होते हैं, जो ये इस विचारधारा को मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोमॉर्फिक की बात हो रही है, एंथ्रोमॉर्फिक, जब एंथ्रोप की बात हो गई मानव, मानव समान गुणों से युक्त देवता या पशु आदि, तो एंथ्रोमॉर्फिक, मॉर्फ जो होता है मतलब तुलना किया जाता है, मॉर्फिक का मतलब हो गया तुलना किया जाता है, तो मानव के समान क्या है? एंथ्रोप, एंथ्रोप और मॉर्फिक तुलना कर रहे हैं, तो एंथ्रोमॉर्फिक का मतलब होता है मानव के समान गुणों से युक्त देवता या पशु आदि जो भी हो सकता है। तो एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक गॉड्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, तो इसके लिए आता है। तो एंथ्रोफॉर्मॉर्फ भी एक दो बार आप पढ़ सकते हो तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है एंथ्रोपॉइड, तो एंथ्रोपॉइड वो होता है जो मानव के समान जीव होता है, रिजेंबलिंग ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली एप्स और अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो पुराने जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो है, जो जिसमें हमारे एप्स आते हैं, आपने खूब देखा होगा, एप्स पे बेस्ड बहुत सारी मूवीज आई है, ठीक है, तो खूब देखा होगा आप लोगों ने, तो उससे याद होगा। तो एंथ्रोपॉइड का होता है मानव के समान जीव, जो मानव के समान जितने भी जीव होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। अब इसको भी आप अलग से याद कर सकते हैं, दो तीन ऐसे शब्द है जो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर में मिला होगा, मतलब दो तीन ऐसे शब्द है जो प्रीवियस ईयर में बहुत आपने नहीं देखा होगा, किताबों में बहुत सारा नहीं देखा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एंथ्रोपोलॉजी देखा होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट देखा होगा, मिसनथ्रोप देखा होगा, एंथ्रोपोमॉर्फिक भी देखा होगा, पिछले साल के क्वेश्चन में भी देखा होगा, पर ये दो शब्द तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे, ये दो शब्द किताबों में नहीं मिल रहे होंगे आपको। अगर मिल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ठीक ठीक से है। तो अब तक 5-6 इंपॉर्टेंट शब्द हो गए हैं जो आपको अलग से नोट कर लेने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम जो है ग्राफ या फिर ग्राम की बात करें, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आता है, तो जैसे हम बोलते हैं ऑटोग्राफ, ठीक है ना। और ऑटोग्राफ का मतलब होता है, सब लोग जानते हो, कहते हो ना ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, तो हम साइन मांगते हैं किसी का, ठीक है ना, तो सिग्नेचर मांगते हैं, रिटन बाय देमसेल्फ, स्व हस्ताक्षर बोलते हैं, इसका मतलब ऑटोग्राफ होता है। फिर बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन चरित्र या जीवनी बोलते हैं, रिटन अकाउंट ऑफ समवन लाइफ बाय अनदर पर्सन, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ये होता है आत्मकथा, ठीक है, ए पर्सन लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। आपके एग्जाम में अक्सर करके आता रहता है, ऑटो का मतलब जो खुद से लिखा जाए, और बायोग्राफी का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई और किसी और के लिखे, मतलब मैं मान लो किसी और की लिख रहा हूं तो मैं बायोग्राफी लिखूंगा, मैं खुद की लिखूंगी तो मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा। फिर इसके बाद आती है कैलीग्राफी, इसके बाद आता है कैलीग्राफी। तो जो ग्राफी होता है वो लेखन से रिलेटेड शब्द होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन कला, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और ये बार बार आप पढ़ते हो, बार बार जो है भूल जाता है, ये बार बार आप पढ़ते हो और ये बार बार भूल जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करो। मतलब आपको नहीं भूलता होगा, मेरे को तो बहुत भूला है, मुझे बहुत भूला है, मैंने इसको बहुत अलग से लिखा है। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन कला, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। फिर लिखा है ग्राफोलॉजी, क्या लिखा है? ग्राफोलॉजी। अब ग्राफोलॉजी की हो गई, ग्राफो का मतलब होता है लेखन, ठीक है ना, ग्राफ जो होता है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है, तो ग्राफोलॉजी का मतलब हो गया लेखन, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन होती है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। तो राइटिंग्स का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो हस्तलेखन का जो अध्ययन होता है या उसकी जो साइंस होती है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग टू एनालाइज पर्सनालिटी। तो जो आप हैंड राइटिंग का जो अध्ययन करते हो ना, और उससे क्या है कि किसी आदमी की जो है पर्सनालिटी जज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग टू एनालाइज पर्सनालिटी।
तो ग्राफोलॉजी बोलते हैं। मतलब मान लो मैंने कुछ लिख दिया, मेरी लिखावट का अध्ययन करके मेरी पर्सनालिटी जज कर रहे हो, तो ये वाली जो साइंस है वो किसके अंदर आती है, वो ग्राफोलॉजी के अंदर आती है। लेकिन कुल मिला जुला के ग्राफोलॉजी के अंदर क्या करते हो आप, हैंड राइटिंग का अध्ययन करते हो। आप हैंड राइटिंग का अध्ययन कर रहे हो, उस हैंड राइटिंग से आप पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको 2 3 4 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत आसान सा है जो है आपको तुरंत जो है ऐसा है कि याद रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये तुरंत याद रह जाएगा। ये भी समय लेगा आपको याद होने में, भूलता है बार बार कि कैलीग्राफी क्या होता है, ग्राफोलॉजी क्या होता है। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग टू एनालाइज पर्सनालिटी इज नोन एज ग्राफोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं लैक्सिकोग्राफी। जो लैक्सिको शब्द होता है वो शब्दकोश से होता है, शब्दकोश से। तो शब्दकोश निर्माण की विधि, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। तो लैक्सिको हमेशा डिक्शनरी के लिए आता है, आप इसको बस याद रख सकते हो। तो लैक्सिकोग्राफी का मतलब हो गया द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। आप यहाँ पे डिक्शनरी कंपाइल कर रहे हो, उसका जो आर्ट है, उसका जो प्रोसेस का जो आर्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लैक्सिकोग्राफी। ये भी बहुत एग्जाम में आता है और बहुत भूलता है। फिर स्टेनोग्राफी की बात करें तो लघु लिपि लेखन होता है, द मेथड ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड। आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि स्टेनो का एग्जाम होता है। स्टेनो का एग्जाम होता है तो उसमें शॉर्ट हैंड वाली एक आर्ट आनी चाहिए, वो एक राइटिंग का एक मोड है जो अलग से आपको सीखना पड़ता है स्टेनो के पेपर के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी। लघु लिपि लेखन, क्या बोलते हैं, लघु लिपि लेखन। कार्टोग्राफी की बात करें तो कार्टो जो शब्द होता है वो मैप के लिए आता है। कार्टो जो शब्द है वो मैप के लिए आता है। तो जो शब्द आता है वो मैप के लिए आता है, याद रखना। तो आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, मैप्स बनाने की जो आर्ट है, जो उसकी साइंस है, उसका जो अध्ययन होता है, उसका क्या बोलते, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, मैप्स बनाने का जो आर्ट या साइंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। कैसे याद करोगे, कार्टो, कार्टो जो होता है वो मैप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्टो मतलब मैप, कार्टो मतलब मैप। अब याद रहेगा आपको कि अगर हम इसके ग्राफी की बात कर रहे हैं मतलब इसके साइंस की बात कर रहे हैं, मैप के साइंस की बात कर रहे हैं, और मैप के जब साइंस की बात करेंगे तो मैप बनाना, मैप अध्ययन करना सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब जब कार्टोलॉजी आ जाएगा, यहाँ पे ग्राफी की जगह लॉजी आ जाएगा, तो इसका भी मतलब है क्या है, लगभग सिनोनिम्स आ जाएगा कि आप मैप की पूरी जो साइंस है उसका जो है अध्ययन कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर हम डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी जो होती है उसको जनसांख्यिकी बोलते हैं, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का अध्ययन करते हो, जब आप डेमोग्राफी करते हो तो आप उसके पूरे डेटा को अध्ययन करते हो, ठीक है ना। लोगों का जो, हमारी जो जनसंख्या है उसका जब अध्ययन करते हो, उसके डेटा का अध्ययन करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप रेखा चित्र यंत्र होता है। सिस्मोलॉजी जो होता है वो आपका जो भूकंप होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसका साइंस होता है। तो सिस्मोग्राफ का मतलब हो गया, देखो ग्राफ जो होता है वो ग्राफ होता है, मानचित्र होता है। ग्राफी जो होती है वो राइटिंग होती है, लॉजी जो होती है वो अध्ययन होती है। तो सिस्मो का मतलब क्या हो गया, सिस्मो जो शब्द होता है वो भूकंप से रिलेटेड होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। तो सिस्मो ध्यान रखना, सिस्मो किसके लिए आता है, सिस्मो आता है भूकंप के लिए, सिस्मो भूकंप के लिए आता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वाइब्रेशन इज नोन एज सिस्मोग्राफ। तो कई बार आपके एग्जाम में सिस्मोग्राफ पूछा जाता है, सिस्मोलॉजी कई बार पूछा जाता है। तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसकी जो साइंस होती है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और सिस्मोग्राफ किसको बोलते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। आपके एग्जाम में दसियों बार पूछा जा चुका है सिस्मोग्राफ। तो अगर मैं बात करूं कुछ डिफिकल्ट शब्द की इसमें, तो डिफिकल्ट शब्द एक हो गया कैलीग्राफी, ये याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। ग्राफोलॉजी है, ये बार बार भूल जाते हैं कि हस्तलेखन विज्ञान इसको बोलते हैं। और अगर बात करें लेक्सिकोग्राफी, याद हो जाता है क्योंकि लेक्सिको डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बात याद रखोगे तो हमेशा याद रह जाएगा। उसके बाद जो है कार्टो, मैप से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। बाकी कोई शब्द डिफिकल्ट नहीं है, बस ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। अगर मैं ऑटोग्राफ की बात करो, बायोग्राफी की बात करो, ऑटोबायोग्राफी की बात करो, तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद नहीं होता है। एक बार 2 बार पढ़ के अगर समझ लिए तो सब कुछ याद रह जाता है। तो 2 ऐसे शब्द हैं जिनको स्पेशली आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि इपिग्राम। तो ग्राफ होता है, ग्राफ के बाद ग्राम भी आता है। तो इपिग्राम का मतलब होता है कोई कथन, ठीक है ना। एपिग्राम का मतलब होता है शॉर्ट, विटी और सैटारिकल सेइंग और पोयम। कहते हैं ना कि एक आप सटायर मार देते हो, छोटा सा सटायर मार देते हो, उसको इपिग्राम बोलते हैं। सूक्त, व्यंग्यात्मक कथन जो होता है, हिंदी में अगर इसको याद रखो कि इपिग्राम क्या होता है, व्यंग्यात्मक कथन होता है। अंग्रेजी में भी इसको याद रख सकते हो, शॉर्ट, विटी, सैटारिकल सेइंग और पोयम। सटायर मारते हो ना, सटायर मतलब ताना, तो ए शॉर्ट, विटी और सैटारिकल सेइंग और पोयम इज नोन एज एपिग्राम। फिर टेलीग्राम, आजकल सारी पीडीएफ कहाँ से जो है आप डाउनलोड करते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड करते हो। तो तार संदेश होता है। तो ये मैसेज सेंड बाय टेलीग्राफ एंड देन डिलीवर्ड इन रिटन फॉर्म। एक मैसेज टेलीग्राफ से सेंड किया जाता है, डिलीवर्ड इन रिटन फॉर्म होता है, उसको टेलीग्राम बोलते हैं, ठीक है ना।
टेलीग्राफ से मैसेज भेजना और उसको डिलीवर करना रिटर्न फॉर्म में इज नोन एज टेलीग्राम, जिसको हिंदी में तार संदेश बोलते हैं। होलोग्राफ की बात करें, स्वयं द्वारा लिखा गया दस्तावेज, उसको बोलते हैं होलोग्राफ। तो ए डॉक्यूमेंट रिटन इंटायरली बाय द पर्सन इन हुज नेम इज इट अपीयर्स, मतलब एक ऐसा जो है रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्सन का नाम अपीयर हो, उसको होलोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफ। इसको याद करने में दिक्कत हो सकती है। इसको याद करने में दिक्कत होने का मतलब है कि एक बार पढ़ोगे तो मतलब वैसा अंतरात्मा के अंदर वो शब्द सारे नहीं जाते, तो जब तक आप रिलेट नहीं कर पाते हो तब तक वो मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बात कर रहे हैं होलोग्राफ की, हम बात कर रहे हैं होलोग्राफ की, तो होलो से अगर कहीं आपका खाली या हॉलो जैसा कुछ फीलिंग आता तो इसे याद करना आसान होता, पर होलो से कहीं अपने द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं ना? तो होलो का मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं हम मतलब ये कहीं सेंस में तो नहीं घुस रहा है कि होलो का मतलब है अपने द्वारा लिखा हुआ गया डॉक्यूमेंट, लेकिन इसकी मीनिंग तो यही है, ए डॉक्यूमेंट रिटन इंटायरली बाय द पर्सन इन हुज नेम इट अपीयर्स, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन द्वारा लिखी गई हो जिसमें उसका खुद का नाम अपीयर हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफ। तो होलोग्राफ को हिंदी में याद कर सकते हो कि होलोग्राफ का मतलब क्या होता है? स्वयं द्वारा लिखा गया दस्तावेज। होलोग्राफ क्या? एक दस्तावेज है जो स्वयं द्वारा लिखा जाता है। इसको कैसे याद कर सकते हो कि होलोग्राफ क्या है? एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है जो स्वयं द्वारा लिखा गया है, जो स्वयं द्वारा लिखा गया है। अब ये याद रह जाएगा, अब ये आसानी से याद रह जाएगा, वरना याद करने में मुश्किल होगा। अब फिर मनिया की बात करते हैं, अगले रूट वर्ड की। मनिया का मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन, मैडनेस, क्राइविंग, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है मनिया। अब मनिया से रिलेटेड बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मनिया से रिलेटेड एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत बहुत अफराद बहुत रिपीट होते हैं मनिया से। तो सबसे पहले पायरोमनिया की बात करेंगे। तो पायरो जो होता है, ये शब्द होता है, ये वो आग से रिलेटेड होता है, फायर से। पायरो जो होता है ये होता है फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो पायरोमनिया होता है आग लगाने की सनक, आग लगने की सनक नहीं, आग लगाने की सनक, पायरोमनिया। तो अनकंट्रोलेबल डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, जब आप चीजों में बार बार आग लगाने का आपका मन करे, तो जो ये वाली सनक होती है, जो ये वाली डिजायर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पायरोमनिया। एक बार पढ़ोगे ये शब्द आसानी से याद रह जाएगा, डाउट नहीं होगा। क्लिप्टोमनिया बहुत भूलेगा। क्लिप्टोमनिया का मतलब होता है कि जब आपको चोरी करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाए, जब आपको कोई चीज चुराने की इच्छा ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप्टो अगर शब्द को आप यूं याद कर लोगे कि क्लेप्टो का मतलब चुराना होता है, क्लेप्टो का मतलब चुराना होता है, अगर ऐसे याद कर लोगे इसको, तो चुराने की जो सनक होते हैं, चुराने का जो मनिया होता है, चुराने का जो मनिया होता है, मनिया मतलब सनक, चुराने का जो मनिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लेप्टोमनिया बोलते हैं। तो चुराना अगर क्लेप्टो से याद रखोगे कि क्लेप्टो का मतलब चुराना होता है, तो क्लेप्टोमनिया हमेशा याद रह जाएगा। फिर अगला शब्द आता है मेगालोमनिया। मेगालो, अब यहां पे थोड़ा रिलेट करोगे, याद जाएगा। मैं मेगालो बनना चाहता हूं, महान बनना चाहता हूं, अगर उसको लेके मुझे सनक है, तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? मेगालोमनिया। तो आप ना महान बनने की सनक हो, सत्ता का पागलपन हो, तो मेगालोमनिया बोलते हैं। तो ऑब्सेशन विथ हैविंग ग्रेट पावर और इंपॉर्टेंस, जब आपको ग्रेट पावर की जो है या हो और या ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दिया जाए, अगर इस बात की अगर सनक आ गई है, तो इसको बोलते हैं मेगालोमनिया। ये याद भी हो जाएगा मेगालोमनिया। मेगालो कैसे समझो कि अगर मैं मेगालो बनना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम पावर बनना चाहता हूँ, मैं सबसे ऊपर रहना चाहता हूँ, मेरा ही राज हो, मेरा इस तरीके की मुझे सनक लग जाए, तो मुझे किस तरीके की सनक होती है? मेगालोमनिया होती है। अगला है ईगोमनिया। अब ईगो से समझ में आ गया, स्वयं की अतिशय प्रशंसा की जो सनक हो जाती है ना, ईगोमनिया, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ वन सेल्फ एंड वंस ओन इंपॉर्टेंस। तो ईगो जो होता है, ईगो हमेशा खुद आता है, कहते हैं ना ईगो मत पालो, ईगो मत पालो, ईगो मत पालो। तो यहाँ पे अगर खुद में जो है आपको क्या है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की बात या उस तरीके की सनक बन जाए, तो उसको बोलते हैं ईगोमनिया। ये भी आसानी से याद हो जाएगा। बिब्लियोमनिया की अगर बात करें, तो बिब्लियो शब्द किताब को रिप्रेजेंट करता है, और किताब के कलेक्शन कि अगर आपको सनक लगने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोमनिया। पुस्तकों की अगर सनक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोमनिया। तो आप ध्यान से देखो कि आपको क्लेप्टोमनिया आपके एग्जाम में कितनी बार आया, मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 60-70 बार पूछा गया होगा 2004 से लेके। अगर 2024 प्रीवियस ईयर आप पूरा देखोगे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, 60-70 बार क्लेप्टोमनिया पूछा गया। क्लेप्टोमनिया तो भूलना ही नहीं चाहिए आपको। अब बाकी मेगालो मतलब महान, तुरंत याद रहेगा। ईगो मतलब सेल्फ की बात आ गई यहाँ पे, और बिब्लियो किताब, तो आसानी से सारे के सारे पांच के पांचों शब्द याद हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं निम्फोमनिया, तो स्त्री में असामान्य यौन इच्छा, तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन क्लिनिकल टर्म में। तो निम्फो जो है, आप इसको याद करने में दिक्कत हो सकती है आपको, निम्फो आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाओगे, तो आप इसको यूं
याद कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर लड़कियां भी शब्द को बहुत आसानी से याद कर सकती है और लड़के भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा ऐसा वर्ड नहीं है कि आप अक्सर करके सुनते होगे कि हमारे समाज में जो है लड़कियों को जो है सेक्सुअल डिजायर होती है। ज़्यादातर न्यूज़ कवर, मीडिया कवर, अपराध जितने क्राइम्स है सब मर्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी आपने ये देखा है कि जो है कि किसी लड़की को सेक्सुअल डिज़ायर इतना हो गया कि उसने जो है किसी आदमी का रेप कर दिया? नहीं सुना होगा ना। आपने हमेशा सुना होगा कि मर्दों को जो है ज़्यादा जो है सेक्सुअल डिज़ायर हो गया किसी जो है लड़की का, यहाँ तक ये होता है कि बच्चियों तक का रेप करके निकल जाते हैं। कभी आपने सुना है ऐसा कि कभी महिलाओं को या कभी लड़कियों को जो है सेक्सुअल डिज़ायर होता है, इस तरह की कुछ बात सुनते हो कि उन्होंने क्राइम कर दिया? नहीं ना, आते ही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं कि अगर महिलाएं से याद करेंगे तो वो लोग इसको ऐसे समझ सकते थे कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा शब्द बना हुआ है, और मेल याद कर सकते हैं, अच्छा महिलाओं के लिए भी ऐसा शब्द बना हुआ है। और ये कौन सा शब्द हुआ है? वो है निम्फोमनिया। निम्फोमनिया का मतलब हो गया कि स्त्री को असमान यौन इच्छा हो रही है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निम्फोमनिया बोलते हैं। अगला शब्द है डिप्सोमनिया, ठीक है ना। तो डिप्सो जब रिप्रेजेंट करता है वो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डिप्सो मतलब डूबे रहना, डिप रहना। अच्छा, इसको याद करा देता हूं मैं, इसको याद कराना आसान होता है। जब आप देखोगे तो ध्यान से देखो कि अगर आप कभी मतलब भगवान ना करे, मतलब आपकी इस उम्र में जो है वो क्या कहते हैं कि आपको शराब वराब की लत लगे, लेकिन अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो फर्स्ट ईयर तो बहुत सीधा साधा होता है, सेकंड ईयर से उसकी दारू की लत, बियर की लत, ये बिंदु गांजा वांजा तक फूकने लगते हैं लौंडे जो है ऊपर जाके, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो वो रिलेट कर पाएंगे कि भाई डिप करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है। तो डिप से क्या आता है कि डूबा रहना, आप इसको याद रखते हो। अगर आप शराब में डूबे रह रहे हो, उसकी एक सनक है, तो क्या है? उसको डिप्सोमनिया बोलते हैं। तो अनकंट्रोलेबल जो है कार्विंग होती है अगर आपको एल्कोहलिक ड्रिंक्स की, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्सोमनिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है और इसको याद करने में दिक्कत हो सकती है और इंपॉर्टेंट है भी। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं तो आप इसको आराम से अलग से नोट करके याद कर लीजिएगा। एक शिक्षक का काम यह भी है कि आपको अच्छी तरीके से चीजों को दिला सके। अब जब हम प्लूटोमनिया की बात कर रहे हैं तो प्लूटो जो है वो धनिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है। याद है प्लूटोक्रेसी बताई थी, धनिकों के द्वारा चलने वाला शासन, इसके पहले वाली क्लास में। प्लूटोमनिया की बात कर रहे हैं तो धन की अगर सनक है, प्लूटो जो है वो मनी को या धन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बात ध्यान से याद रहोगे तो प्लूटोमनिया मतलब धन की जब सनक होता है, ऑब्सेशन विथ वेल्थ और मनी, तो क्या होता है? प्लूटोमनिया होता है। मोनोमनिया किसी एक बात की अगर सनक, मोनो एक को रिप्रेजेंट करता है, मनिया सनक है, तो किसी एक बात की सनक है तो उसको मोनोमनिया बोलते हैं। और सिंपल मनिया की बात करें तो इटसेल्फ की बात हो गई, तो उन्माद होता है या सनक होता है। मनिया का मतलब सनक ही होता है, वही तो पढ़ा रहे हैं, उसी से रिलेटेड, इसी रूट वर्ड से रिलेटेड है। तो दो तीन शब्द है, जैसे डिप्सोमनिया याद रखना बहुत जरूरी है, क्लेप्टोमनिया याद रखना बहुत जरूरी है, और यही शब्द अक्सर करके आपके एग्जाम में आते हैं। जो शब्द आसानी से आपको समझ में आ जाए वो नहीं आते हैं, जो शब्द आपको आसानी से याद नहीं रह जाए वही तो आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे ज्यादा ये आया, उसके बाद डिप्सोमनिया पूछा गया आपको। अगला है, फिर बात करते हैं फोबिया की। तो मनिया का मतलब सनक था, फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है ना, या भय होता है। तो सबसे पहला शब्द क्लास्ट्रोफोबिया, और इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द है और बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब 18-20 जो है शब्द है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको पढ़ना होगा फोबिया से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो आपके सामने है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रो का मतलब होता है बंद स्पेस, क्लास्ट्रो का मतलब होता है बंद स्पेस। तो जब आपको बंद स्पेस, बंद जगह से डर लगे तो क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। फिर बात करते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। एक्रो जो है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल रहा हूं। एक्रो लिख लीजिएगा, ACHRO, एक्रो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, एक्रो, एरो नहीं, एक्रो। ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। एक्रो हाइट को रिप्रेजेंट करता है और एक्रोफोबिया है मतलब आपको ऊंचाई से डर लग रहा है। फिर ध्यान से देखिए, अगोराफोबिया है। अगोराफोबिया, फोबिया मतलब डर हो गया। तो अगोरा जो होता है वो खुले स्थान या भीड़ भाड़ जो लोग होते हैं, जो क्राउडेड होता है, जो क्राउडेड प्लेस होता है उससे। तो अगोरा को कैसे याद रख सकते हो? आप याद रख सकते हो, अगोरा का मतलब हो गया, अगोरा का मतलब हो गया क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड प्लेस, भीड़ से डर लग रहा है। अगोराफोबिया है, अगोरा मतलब भीड़ भी याद रख सकते हो कि अगर आपको भीड़ से डर लग रहा है, भीड़ है तो भीड़ से डर लग रहा है तो आपको अगोराफोबिया है, भीड़ से डर लग रहा है मतलब अगोराफोबिया है। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो। तो अगर हाइड्रो वाटर को रिप्रेजेंट करता है तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? आपको वाटर से डर लगेगा, फियर ऑफ वाटर है, पानी से है। ऑल्सो ए सिम्टम्स ऑफ रेबीज। और अगर आपको पानी से डर लग रहा है इसका मतलब है आपको रेबीज रोग है। अगर जीके जीएस में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वो भी थोड़ा सा कवर कर दिया है मैंने।
फिर जीनोफोबिया की बात करें, जो जीनो शब्द आता है ये आता है आपके विदेश के लिए। जीनो और एलियन जो शब्द होते हैं, इसका मतलब है कि हम फॉरेन की बात कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फॉरेन थिंग्स की बात कर रहे हैं। जीनो जो शब्द आता है वो एलियन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुल मिला जुला के जीनोफोबिया का मतलब वो विदेशी से डर या नफरत। ये जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे को एक बार में याद हो गया, जीनो जीनो मतलब मैं समझ गया कि जीनो मतलब विदेश, और विदेशियों से डर मतलब जीनोफोबिया हो गया। फिर थेंटोफोबिया हो गया, ठीक है। थेंटोफोबिया का मतलब हो गया जब आपको मरने से डर लगे। वो किसको नहीं लगता भैया, मरने से दुनिया में सभी को डर लगता है यार। मतलब ये भी कोई मतलब डर है, मृत्यु का डर। भाई सबको डर लगता है, लेकिन मृत्यु का ऐसे डर ऐसे होता है ना कि आदमी को घर में बैठे बैठे लग रहा है अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। कहीं निकल रहा है तो मर जाएंगे, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं और चले जाएंगे तो उसका ये एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मान लो एरोप्लेन में बैठ गया, उसको लग रहा है कि एरोप्लेन अभी क्रैश हो जाएगा। ट्रेन में बैठा, उसको लग रहा है कि जो है ट्रेन अभी लड़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो इस तरीके की जो फोबिया होती है, इस तरीके की जो डर होती है, उसको क्या बोलते हैं, थैनेटोफोबिया। तो अगर आपके पास थैनेटो है, मतलब मरने का डर लग रहा है, थैनेटो है, ठीक है ना, तो आपको वो कौन सा डर है, वो डर है आपको मरने का डर। थैनेटोफोबिया मतलब मरने का डर। इसके बाद बात करें जो है अगला है निक्टोफोबिया, ठीक है ना। निक्टो का मतलब हो गया डार्कनेस। निक्टो आप याद रख सकते हो, निक्टो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे डार्कनेस को। निक्टो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डार्कनेस को, डार्कनेस को, डार्कनेस को। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे नीचे जो है कुछ 10-12 कुत्ते हैं, ठीक है ना। मतलब छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके बाप हैं, सब लोग पूरा ऐसा ग्रुप बन रखा है। तो जब मैं यहाँ पे घर आया था तो एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर था, जो है आज से 4-5 साल पहले जो है। तो उसको ऐसे ही बेसहारा बस मरा हुआ सा पड़ा हुआ था। तो घर पे आने के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद उसको फूड वूड दिया अपन ने, तो वो थोड़ा ठीक हुआ। बाद में पता चला कि जो है वो फीमेल है, और फीमेल डॉग के साथ फिर थोड़े समय के बाद उनका लव अफेयर चला, ठीक है ना। फिर उनकी एक परिवार बना, फिर परिवार बनने के बाद जो है एक बार में वो 10-12 बच्चे देते हैं। 10-12 बच्चों में 4-5 बच्चे जो है बचे रह गए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा बच्चा दिया, फिर तिबारा बच्चा दे दिया। तो पूरा गूंड मंडली हो गई, और मेरे घर के बाहर जो है बिल्कुल तकरीबन 12-14 ऐसे माँ बाप परिवार से 2-3 परिवार हो गए, भाई बहन सब मिला के जो है, ठीक है ना। और अभी अगर मेरे घर के बाहर से कोई निकल जाता तो एक साथ यूं ही कूद जाते हैं। तो अब जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो नीचे कोई आ रहा होगा तो भव 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 भव, तो डिस्टर्ब होता है थोड़ा, इसलिए बात कह दिया। हम बात कर रहे थे निक्टोफोबिया की। निक्टो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो निक्टोफोबिया अंधेरे का डर हो गया, तो फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट। निक्टो आप रात से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो निक्टो अगर आप रात से याद रख सकते हो तो रात को अंधेरा रह सकता है, रात को अंधेरा रहता है तो निक्टोफोबिया है आपको। जू फोबिया की बात करें तो जू जानवरों को रिप्रेजेंट करता है, तो जू फोबिया हो गया जानवरों से डर, ठीक है। अगला हो गया हिमेटोफोबिया। तो अगर हम बात करें हिमेटोग्लोबिन, ठीक है ना, होमोग्लोबिन होता है, हिमेटोग्लोबिन, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो हिमेटो जो होता है वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो हिमेटोफोबिया है, आपको ब्लड से जो है डर लग रहा है, तो हिमेटोफोबिया है। फिर अगला है ग्लॉसोफोबिया। तो जैसे कहते हैं लोग गॉसिप करते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करोगे, ग्लॉसिप ग्लॉसिप का ऐसा कुछ सेंस आएगा। गॉसिप करने का मतलब है बातचीत करना। तो अगर आपको ग्लॉसोफोबिया, इसका मतलब है कि आपको पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक बोलने से आपको डर लगता है। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये फोबिया हो सकता है। ये अभी तक मेरे को एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि ये पब्लिक फियरिंग आपके एग्जाम में आ जाए। मैंने कवर कर दिया है, मतलब एक आध शब्द अगर एक्स्ट्रा हो गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये इससे पहले मैं मुझे प्रीवियस ईयर में कभी नहीं मिला। हो सकता है कि फोबिया पूछते पूछते ये भी पूछ दे रंगबाजी में, मैं अच्छा कवर ही कर लेता हूँ। ग्लासोफोबिया होने का मतलब हो गया है कि पब्लिक प्लेस पे बोलने से डर लगता है। फिर होता है अगर कैट से डर लग रहा है तो एल्यूरोफोबिया है, ठीक है ना। एल्यूरोफोबिया है बिल्ली से डर, फियर ऑफ कैट्स हो गया। अब ये याद करने में दिक्कत तो आएगी आएगी यार आपको, ये आपको याद करने में दिक्कत आएगी आएगी। इसको स्टार लगा के जो है इसको आसानी से बैठ के जो है आप 3-3 4-4 बार लिख के पढ़ो। फिर है ओक्लोफोबिया, तो भीड़ से डर है, फियर ऑफ क्राउड्स। अगर अगर हम यहाँ पे बात करें, हम जब ग्लॉसोफोबिया बोल रहे हैं तो सार्वजनिक बोलने से डर है, और हम ऑक्लोफोबिया बोल रहे हैं तो भीड़ से डर है, फियर ऑफ क्राउड्स है। फिर क्रोनोफोबिया है। क्रोनो जो है समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समय बीतने का डर है, तो आपको क्रोनोफोबिया है। अब ये देखो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अब ये आसानी से याद हो जाएगा। टेक्नोफोबिया है तो तकनीकी से डर लग रहा है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। फोनोफोबिया है, इसका मतलब है तेज आवाज। फोनो जो शब्द है वो फोन से भी है, और फोन में आवाज आती है तो ये आवाज से रिलेट होता है। तो फोनोफोबिया है मतलब तेज आवाज से डर है, तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो जब हम रूट बेस्ड वोकैब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ 2-3 ऐसे होते हैं जिनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे फियर ऑफ कैट से ये याद करने में दिक्कत होगी, और मैं बात करूँ सार्वजनिक बोलने से, जब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ग्लोसोफोबिया है, उसको भी थोड़ा सा वो लगेगा। लेकिन जब ग्लॉसोफोबिया पढ़ रहे होगे तो गॉसिप, अगर इसको ऐसे थोड़ा सा सेंस करोगे गॉसिप ग्लॉसोफोबिया, तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा गॉसिप मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करने से डर, पब्लिकली बातचीत करने से डर, तो ये याद हो जाएगा ग्लॉसोफोबिया। उसके बाद ये जो है ना, जब फियर ऑफ कैट्स है तो एल्यूरोफोबिया है, इसको थोड़ा याद करने में मुश्किलात होगा, तो 3-4 बार आप कॉपी पे लिखना। इसको यूं याद करना कि जो है बिल्लियों से जो डर होता है वो एल्यूरोफोबिया होता है, फिर एल्यूरोफोबिया बिल्लियों से डर होता है, तो 2-3-4 बार लिखोगे, बार बार भूलेगा। फिर अलग से आप इसको जो है क्या काम करना है, ऐसे स्टार कर लेना और एक अलग कॉपी में नोट कर लेना। 5-6-7-8 दिन तक लगातार इसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, याद हो जाएगा। समझ में आया? ये यही तरीका होता है इसको याद करने का, और कोई तरीका नहीं होता है। पर आते हैं लॉजी। जब हम लॉजी की बात करते हैं, स्टडी होता है किसी चीज का, साइंस ऑफ समथिंग होता है। तो लॉजी का ज्यादातर जब इस्तेमाल करते हैं जब हमको बहुत डिटेल में उसका अध्ययन करना हो, मतलब उसकी पूरी साइंस जाननी हो, तब हम लॉजी जो है रूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से ज्यादातर आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जैसे बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो मतलब जीवन होता है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका अध्ययन बायोलॉजी बोलता है। फिर जू जो होता है उसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं, और जू स्पेशली एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, तो जूलॉजी जो बोलते हैं उसको हम स्टडी ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। फिर बॉटनी आता है, जो बॉटनी होती है वो वनस्पति विज्ञान होता है। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार डाला गया है, कई बार हम जूलॉजी और बॉटनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बायो वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। फिर जियोलॉजी बोलते हैं, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। तो जो जियोग्राफी होता है वो हमारे जो है ग्राफिकल पूरा अध्ययन होता है, चाहे आपका यूनिवर्स हो, चाहे हमारा अर्थ हो, चाहे संसार हो, कुछ भी हो, तो जियोग्राफी आती है। फिर जियोलॉजी आती है। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड सॉयल। हम अर्थ का, रॉक्स एंड का सॉयल पढ़ते हैं, वो होती है जियोलॉजी। अब इसके बात करते हैं साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो साइको जो शब्द होता है वो यहाँ पे ध्यान रखो कि हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, मनो की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी होती है वो होती है मनोविज्ञान, यहाँ पे पी साइलेंट रहता है। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। जब ह्यूमन माइंड की जो है अगर बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसके पीछे है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। समझ में आया? बार बार लिखोगे भूल जाओगे, लिखोगे भूल जाओगे। और भाई अब मान लो किसी ने ये पढ़ रखा है, जो है जिसको साइंस में मज़ा नहीं आता है, जिसको आर्ट साइड में मज़ा आता है, उसके लिए, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत आसान होगा। फिर उसके बाद हम बात करें सोशियोलॉजी की, बात करते हैं। सोशल शब्द याद रखो, सोशल का मतलब होता है समाज, तो समाज शास्त्र होता है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, तो सोशियोलॉजी कहलाता है। ये दोनों शब्द को देख के आपको ये शब्द आसानी से याद हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो मानव विज्ञान आ गया, ठीक है ना। क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो अपराध विज्ञान हो गया, क्रिमिनल का अध्ययन कर रहे हैं। मिथोलॉजी हो गया, इसका मतलब होता है पौराणिक कथाओं का अध्ययन। मिथ का मतलब होता है झूठ। तो जो हमारी बात होती है ना, जो ये पौराणिक कथाएं होती हैं, उनको हम सच नहीं मानते हैं। स्टडी ऑफ मिथ्स एंड लीजेंड्स, हम मिथ्स की और लीजेंड्स की जब स्टडी करते हैं तो वो मिथोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं थियोलॉजी। थियो भगवान की बात करते हैं, तो जब हम धर्मशास्त्र की बात करें, स्टडी ऑफ रिलीजियस फेथ। थियो जो शब्द होता है वो भगवान के लिए आता है, धर्म से रिलेटेड शब्द है। तो जब हम रिलीजियस फेथ की प्रैक्टिस की, उसके एक्सपीरियंस का अध्ययन करते हैं, तो किसके अंदर आता है? थियोलॉजी के अंदर आता है। फिर आता है मीटरोलॉजी। मीटरो जो शब्द आता है ये मौसम के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? मौसम के लिए आता है, वेदर के लिए आता है। तो मीटरोलॉजी होती है वो मौसम विज्ञान होती है। तो इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, बाकी सारे शब्द जो है याद रह जाएंगे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अलग से आप याद रख सकते हैं। मीटरोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान। इससे रिलेटेड जो है मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन 20 लिए हुए हैं। फिर उसके बाद होता है आर्कियोलॉजी। ये आपके एग्जाम में कई बार आया है, आर्कियोलॉजी। पेलियंटोलॉजी आता है, आर्कियोलॉजी आता है। ये होता है पुरातत्व विज्ञान, स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्कियोलॉजी, आर्किक जो शब्द होता है, आर्की शब्द जो होता है वो पुरानी के लिए इस्तेमाल होता है। आर्की जो शब्द होता है ये स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है पुराना। तो जो पुरानी चीजें होती है, जो पुरातत्व होती है हमारी, जो पुरानी चीजें होती है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसका जब अध्ययन करते हो तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आती है। पैथोलॉजी होती है, पैथोजन होता है वो डिजीज, पैथो जो शब्द होता है वो डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, और पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो पैथोजोलॉजी होती है, उसके अंदर हम डिजीज का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी की बात करें तो न्यूरो की बात करें, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस से याद रहेगा न्यूरो, और अगर नर्वस सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं तो न्यूरोलॉजी का याद कर रहे हैं, तंत्रिका विज्ञान, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर बात होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो जो शब्द है वो आपके हृदय, हार्ट के लिए आता है। तो कार्डियोलॉजी जो होती है वो
क्या होती है? स्टडी ऑफ द हार्ट होती है। जब भी किसी को दिल की बीमारी होती है तो किसके पास जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, ठीक है ना। और जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इसका अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। फिर डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। जो डर्म शब्द है, डर्मा जो शब्द है, डर्मा शब्द आता है स्किन के लिए आता है। डर्मा जो शब्द होता है ये किसके लिए आता है? वो आता है स्किन के लिए। तो अगर आप स्किन का अध्ययन कर रहे हो तो डर्मेटोलॉजी है, और जो कर रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो एक होता है लॉजी, एक होता है लॉजिस्ट। तो जब इस्ट की बात करेंगे तो वो पर्सन जो ये इसमें एक्सपर्ट होता है। जब हम लॉजी की बात करेंगे तो हम साइंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद आती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को जो होता है वो कैंसर के लिए आता है। ऑन्कोलॉजी का मतलब हो गया कि जब आप कैंसर का अध्ययन कर रहे हो तो ऑन्कोलॉजी कही जाती है। ये भी आसानी से याद हो जाता है। इको जो शब्द होता है वो पर्यावरण के लिए आता है, तो इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करें तो तकनीकी की बात होती है, तकनीकी का अध्ययन करते हैं। फोनोलॉजी का, फोनो जो शब्द है ध्वनि के लिए आता है, तो ध्वनि विज्ञान आता है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से शब्द आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी बहुत बार आया है, ऑन्कोलॉजी कई बार आपके एग्जाम में आ गया। ऑन्कोलॉजी ये आप याद रख सकते हो, अलग से हाईलाइट भी कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इनको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ऑन्को जो शब्द है स्टडी ऑफ कैंसर है, कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजी होती है। और बाकी सारे शब्द जो है आसान है, उतना दिक्कत नहीं करेगा। आर्कियोलॉजी दिक्कत कर सकता है, पेलियंटोलॉजी भी आती है। जब आप हड्डियों का अध्ययन करते हो या हड्डियों से रिलेटेड जो अवशेष बचे रहते हैं जो उसका अध्ययन करते हैं उसको पेलियंटोलॉजी बोलते हैं। और जो ये काम करता है पेलियंटोलॉजिस्ट बोला जाता है, वो इसके अंदर है नहीं। तो मीटेरोलॉजी याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, साइकोलॉजी याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजी याद करने में थोड़ा सा, आर्कियोलॉजी तो शायद मुझे नहीं लगता है कि याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि आर्कियो जो शब्द होता है वो एंशिएंट को या पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन की अगर आप अध्ययन करते हो तो आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान होती है, स्टडी ऑफ कैंसर होती है। तो ये भी आसानी से याद हो जाता है। इसके बाद बात करें हम, एक और रूट वर्ड आता है, बेनी शब्द आता है। बेनी, बेनी का मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा। बेनी जो होता है वो अच्छे को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड जो है तकरीबन 10 शब्द हैं जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आते हैं और आपके जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो इनको आराम आराम से देखेंगे, इनके शब्द जो है इतने आसानी से याद नहीं होंगे। जैसे सबसे बात करें बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर, बेनी का मतलब अच्छा करना, फैक्टर तो उपकार या दानदाता। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प स्पेशली फाइनेंशियल टू अदर्स और ए कॉज। एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की मदद करता है फाइनेंशियली या किसी कॉज के लिए पैसे डोनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बेनीफैक्टर बोलते हैं। बेनी मतलब मदद करने वाला, फैक्टर किसी को भी मदद करने वाला। तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। मान लो कि हमने किसी की मदद की, ठीक है ना। बेनिफैक्टर वो होता है जो पैसे देता है, और बेनिफिशियरी वो होता है जो पैसे लेता है, जिसको फायदा पहुंचाने के लिए बेनिफैक्टर काम करता है। तो ए पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट और एडवांटेज स्पेशली इन ए विल और इंश्योरेंस। तो विल या इंश्योरेंस के अंदर जो पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, तो बेनिफिशियरी उसको बोला जाता है। कहते ना कि मान लो हमने इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस का पैसा आया तो किसके अकाउंट में क्रेडिट होता है? बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट होता है, मतलब जिसको पैसा मिलना चाहिए। तो जिसको पैसा मिलता है विल से मिले, इंश्योरेंस से मिले, वो क्या होता है? बेनिफिशियरी होता है। बेनिफैक्टर होता है जो दूसरे को उपकार के लिए पैसे या किसी कॉज के लिए पैसे दे। बेनवोलेंट का मतलब हो गया परोपकारी, ठीक है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, मानव प्रेमी। बेनवोलेंट का जो है मतलब क्या हो गया? परोपकारी, दयालु। तो ये दोनों सिनोनिम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर बेनिफिट, लाभ। बिनाइन एक शब्द होता है, मैं पहले इसको बेनिगन पढ़ता था, बाद में पता चला कि बिनाइन इसका जो है शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है। हिंदी भाषी बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो बिनाइन जो होता है इसका मतलब होता है हानि रहित। अगर आप बिनाइन हो तो आप, जैसे बेनी जो शब्द है, तो बेन शब्द आपका स्टार्टिंग में आया है, तो बेन का मतलब हो गया कहीं अच्छी बात कर रहे हैं। तो बिनाइन यहां से याद रख सकते हो कि अच्छी बात कर रहे होंगे। तो कृपालु होना, हानि रहित होना, हार्मलेस होना, काइंड इन नेचर, स्पेशली यूज फॉर मेडिकल बिहेवियर। तो मेडिकल पर्पज में या फिर इस तरीके के बिहेवियर में बिनाइन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है हानि रहित होना जो है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये जो बार बार भूल सकते हो। ये सिनोनिम सेंटेंस में एक बार दो बार आया था, तो मुझे याद करने के लिए फिर मैंने इसको जो है बेनिगन याद कर रखा था, क्योंकि हिंदी भाषी बच्चे हैं, फिर अपन प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान थोड़ा देते हैं, फिर तो ऐसे ही पढ़ता है ना बेनिगन, जैसे अपन को याद हो जाए बेनी गन जियन। तो अब इसको कैसे याद किया था? बेनी गन, रात को गुड नाइट कर रहे हैं लेकिन जो है बेनी कर दिया, अच्छा काम कर दिया। तो मतलब इसको आपस में कोरिलेट कैसे भी मन के याद। तो बिनाइन का मतलब होता है आप हार्मलेस हो, क्या हो? आप हार्मलेस हो, या यूं कह दो कि आप दयालु हो। आप हार्मलेस हो या कृपालु हो या दयालु हो। बेनिगेंसी, बेनिगेंसी का मतलब हो गया कोमलता, दयालुता, ठीक है ना। बिनाइन है, बेनिगेंसी हो गई, मतलब इसका मतलब होता है दयालुता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, जेंटल और ग्रेसियस। तो अगर बेनिगेंसी की बात अगर बोल दूं, ठीक है ना,
तो ये क्या हो गया आपका एग्जेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करें, किस तरीके का, काइंड होने का क्वालिटी, जेंटल होने का क्वालिटी, ग्रेसियस होने का क्वालिटी, इसका होता है बेनिगेंसी। फिर होता है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। ये बहुत कॉमन शब्द है जो है, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जा चुका है। ए ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ द रिलीजियस सर्विस। जब रिलीजियस सर्विस के बाद जो है कोई ब्लेसिंग दी जाती है तो उसको बोलते हैं बेनेडिक्शन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब जैसे बेनिफिशियल है, लाभदायक है कोई चीज, ये आसानी से याद हो जाएगा। बेनवोलेंस आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है। बेनवोलेंस का मतलब होता है परोपकार। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी हो जाता है। बेनिफैक्टर का मतलब उपकार या दान होता है, ठीक है ना, उदारता हो गया बेनवोलेंस। बिन का मतलब जो है क्या हो गया, बिन का मतलब गुड, वेल, अच्छी बात कर रहे हैं, तो बेनवोलेंस का मतलब परोपकार, उदारता की बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग एंड काइंड होता बेनवोलेंस हो। बेनिफिशियल तो हो गया। बेनिफिशियंस का मतलब होता है भलाई करने की प्रवृत्ति, द आर्ट ऑफ डूइंग गुड एक्टिव काइंडनेस। अब ये सारे शब्द एक बार दे के जो है इससे रिलेटेड जो है दूसरे आपके जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपको ध्यान देना। जैसे मान लो बेनी शब्द आपको मिल गया, मैं एक और तरीका बताता हूँ। अगर मान लो आपको बेनी शब्द मिल गया, अब आपको क्वेश्चन में मिल गया और ऑप्शन में भी कहीं बेनी दिया हुआ है और आपसे सिनोनिम्स पूछा है, तो आपको नहीं लगता ये वाला ऑप्शन टिक कर पाओगे? क्योंकि इसका भी मतलब गुड और वेल है और इसका भी मतलब गुड और वेल है, तो ऑप्शन वहां से पता चल जाता है बेनी से। अब ध्यान से देखो कि क्या ये पेज पिछले पेजेस के कंपैरिजन में एक बार में याद हो जाएगा? नहीं, एक बार में नहीं याद होगा। भले ये रूट बेस्ड वर्ड बेस्ड वकैब है, लेकिन इनको करीब 6 से 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें कुछ शब्द है जो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, जो हम जानते हैं, जैसे बेनिफिशियल हम जानते हैं, बेनिफिट हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। और बाकी के जो सारे के सारे शब्द हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये एग्जाम में कई बार आया है, ये बेनिफिशियरी भी आपको पता है, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी सारे के सारे शब्द आपको 3, 4, 5, 6 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके याद होंगे। समझ में आया? तो ये रहे आज के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और तकरीबन अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मैंने तकरीबन 95 वर्ड्स कवर किए हैं आज की क्लास में। 95 वर्ड्स कवर किए हैं आज की क्लास में। और इस तरीके से रूट बेस्ड जितने भी आपके वोकैब है, ये सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है। और ये ध्यान से देखोगे, इसमें बहुत डिटेल्स में है। और जो मैंने कवर किया है, अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऊपर लेके चलूँ तो मनिया, फोबिया, डिक्टोलॉजी, बेनी, यहाँ तक अपन ने कवर किया। माल, मोनोक्रोन, एक्वा, क्रेड, पेड, सरकम, वोक या वीओके, लिबर, आर्च और बेल जैसे शब्द ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जिन पे बेस्ड मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें जो है ऐड कर दिया है। प्रॉपर इनकी इंग्लिश मीनिंग, इनकी हिंदी मीनिंग और इनके कितने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में कितनी बार रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली ईयर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा। और प्रॉपर तरीके से जो हिंट दिया जा सकता है, इसको मैंने खूब मेहनत करके प्रिपेयर किया है। तो इस सीट को जो है आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा बात बन जाएगा। अब जैसे मैं मान लो मैं 1-1.5 घंटे खड़े होके इन बाकी के रूट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे लगता है कि द वेस्ट ऑफ अ टाइम। मतलब रूट वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है, वो पढ़ने का तरीका, और ये क्लास लेके मैंने ये समझा दिया कि सारे के सारे रूट वर्ड्स खुद से आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें जरूर समझ में आएगी, कुछ और रूट वर्ड्स होगा तो मैं और ऐड कर दूंगा इन्हीं के अंदर बाद में। और ये सीट अपडेट करके वापस टेलीग्राम चैनल पे और अपने जो मेंस बैच वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ साझा कर दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ बेसिक बैच में अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी मैं सारा जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, वो ऑलरेडी दूंगा। जिन बच्चों के पास मेरी वोकैब की और ग्रामर की किताब ना हो, कॉम्प्रिहेंशन की किताब ना हो, सारे के सारे बच्चे अगर कोई किताब बाई करना चाह रहे हैं कि नहीं उनको एक बुक का सहारा मिल जाए, तो 3 की तीनों किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट या माई पाठशाला के ऐप से आप बाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मेरी किताबें ही रखें। आप किसी और की किताबें रख के मेरे साथ पढ़ाई अगर करेंगे ना, तो सिनर्जी अच्छी मैच नहीं करेगी। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब बुक पढ़ाओगे मेरी और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक बैठेगा। पर किसी और की किताब पढ़ रहे हो तो उनके जो कंटेंट है, उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, वो बड़ा अधिक तरीके से होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो किताबें लिखी गई हैं, वो एक सिस्टम में फिट होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्टार्ट करोगे और जब एंड करोगे, तो आपको एक छोर से दूसरे सार में मैं पहुंचा लूंगा। लेकिन किताब किसी और के पढ़ रहे हो, कोर्स मेरे से कवर कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बेहतर होगा कि जिसकी किताब पढ़ रहे हो उसी शिक्षक से पढ़ो, क्योंकि उसका अपना एक सुरन ताल होगा। वो यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे आपको ले जाके छोड़ देगा। तो जो भी अच्छे शिक्षक हैं वो आपको एक सिरे से उठाएंगे और दूसरे सिरे पे जाके छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि मैं एक अच्छा मास्टर हूँ जो आपके इंग्लिश का स्कोर अच्छा करा ले जाऊँगा, चीज़ें सही और सटीक तरीके से सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने एग्जाम और क्वेश्चन पेपर को सही से समझ पा रहे हो, प्रीवियसली
प्रीवियस ईयर के जो 15-20 साल के जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो सिस्टम से करा रहा हूँ, जो पैटर्न डिकोड करा रहा हूँ, अगर वो सारे पैटर्न में आपको मज़ा आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए। यकीन जानिए यार, अगर मैं आपके साथ बना रहा, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे सर आप अंग्रेजी पढ़ा के कैसे जो है सिलेक्शन दिला देंगे। देखो अंग्रेजी का बहुत पॉजिटिव रोल है, और मेरा मानना है कि मैथ बच्चे को आता ही आता है, रीजनिंग आसानी से कर ही लेता है। अंग्रेजी में अगर धुआंधार स्कोर कर ले गया तो उसकी रैंक बनाने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा पढ़ाने से ज़्यादा कंटेंट की जो सिनर्जी है वो मैच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट की सिनर्जी सही से मैच कर जाएगी तो आप खुद ही पढ़ाई कर लोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं 10 एक सैम्पल पेपर कराने का प्लान कर रहा हूँ, अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। अगले महीने में मैं 10 एक सैम्पल पेपर कराऊंगा जो है, और वो उज्जवल सर अनफिल्टर्ड वाले चैनल पे कराऊंगा, ताकि सही से नोटिफिकेशन जा पाए। तो चलो आज की क्लास में इतनी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़ाई कीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और क्लास लूँगा जिसमें सारे के सारे नए क्वालिटी डिफिकल्ट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कवर करूंगा, और उन पर खूब रिसर्च करके आऊँगा। 2-4-5 दिन में उसको कराऊंगा, फिर आप उसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोल के जाया कीजिए यार।